रघु अपनी साइकिल के पेडल पर पूरा जोर लगा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो आसमान कोई कोई काला कंबल ओढ़ रहा हो। राख के रंग का आसमान, जानते हैं, घने भारी बादलों से ढक चुका था। और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से ठीक पहले वाली खामोशी। उसे उसे एहसास हो गया था कि वो प्रकृति के कहर के बीच फंसने वाला है। और कुसुमपुर कुसुमपुर अभी भी मीलों दूर था। उसने रफ्तार बढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर वो आ गया, तूफान। हवाएं मानो चीखने लगीं और आसमान से पानी की मोटी मोटी बूंदें नहीं 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 बल्कि पूरी की पूरी चादरें बरस रही थीं। बिजली की कड़क इतनी तेज थी कि एक पल के लिए दिन का उजाला होता और फिर वही घना स्याह अंधेरा। वो कच्ची सड़क अब कीचड़ का दरिया बन चुकी थी और सामने कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। हार कर बेचारा रघु एक घने पेड़ के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हो गया, ये जानते हुए कि वो अब बुरी तरह से रास्ता भटक चुका था। और ठीक ठीक उसी पल बारिश के उस शोर को चीरती हुई एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। रघु का दिल तो जैसे उछलकर हलक में आ गया। उसने घबराकर आवाज की दिशा में देखा। धुंधले अंधेरे में एक लंबा साया खड़ा था। कौन कौन है वहां? रघु की आवाज डर से कांप रही थी। उस साये ने जवाब दिया, घबराइए नहीं बाबू, मेरा नाम रतन है। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। रतन ने बताया कि आगे कुसुमपुर जाने वाला रास्ता एक गिरे हुए पेड़ की वजह से बंद है। ये सुनते ही रघु की बच्ची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। बेचारा असहाय होकर सामने अंधेरे में घुरने लगा। रतन की आवाज में कोई भाव नहीं था, बिल्कुल सपाट। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, तूफान थमने तक वहां रुक जाइए। रघु ने एक पल के लिए सोचा, क्या करे, इस सुनसान जगह पर एक अजनबी के साथ जाना? पर कोई और चारा भी तो नहीं था। उसने बेमन से सिर हिला दिया। तो अब रघु अपनी साइकिल घसीटता हुआ रतन के पीछे पीछे चल दिया। कीचड़ में चलने की छप छप की आवाज के सिवा कोई और आवाज नहीं थी। पर हवा में कुछ और था, एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ जलकर राख हो गया हो। और उसके साथ ही एक और ज्यादा घिनौनी महक, कच्चे सड़ते हुए खून की तेज बदबू। ऐसी बदबू जो सीधे नाक में चढ़कर उबकाई पैदा कर दे। कुछ दूर चलने के बाद बिजली की एक चमक में एक विशाल गाब का पेड़ और ठीक उसके नीचे बनी एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी के अंदर से एक लालटेन की पीली मध्यम रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आइए बाबू, यही है मेरी छोटी सी दुकान, रतन ने कहा। रघु ने अपनी साइकिल को पेड़ से टिकाया और झिझकते हुए झोपड़ी की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। सोचिए, बाहर हवा किसी पागल जानवर की तरह गरज रही थी। पेड़ की टहनियां टूट टूट कर गिर रही थीं, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब, एक अप्राकृतिक शांति थी। रघु की नजर उस लालटेन पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इतनी तेज आंधी और हवा के थपेड़ों के बावजूद वो लालटेन की लौ कांच के अंदर एक तस्वीर की तरह बिना हिले डुले एकदम स्थिर जल रही थी। रघु को पहली बार लगा, यहां कुछ भी सामान्य नहीं है। अंदर की उस खामोशी को नूपुर की धीमी खनकती हुई आवाज ने तोड़ा। एक औरत अंदर के कमरे से बाहर निकली, साड़ी पहने हुए, सिर घूंघट से ढका हुआ। वो झूमर थी। उसने एक पल के लिए रतन की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में कोई ऐसा इशारा हुआ जिसे रघु बिल्कुल समझ नहीं पाया। रतन ने भी हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। उन दोनों के बीच एक अनकही भयानक चुप्पी थी। झूमर ने पान का एक बीड़ा बनाया और रघु की तरफ बढ़ाया। उसकी हरकतें, आप यकीन नहीं करेंगे, किसी मशीन की तरह थीं, बिना किसी आवाज के। लीजिए बाबू, रतन की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। झूमर के हाथ का पान खाकर आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तारीफ कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। और जैसे ही रघु ने पान लेने के लिए अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया ना, कच्चे खून की वही सड़ी हुई बदबू फिर से हवा में तैर गई। और तभी हवा का एक वहशी झोंका दरवाजे से अंदर आया और झूमर के सिर से घूंघट बस एक पल के लिए सरक गया। उस एक पल में रघु ने जो देखा, उससे उसकी सांसें जैसे जम गईं। झूमर के गले पर एक गहरा कटा हुआ निशान था और उस निशान से खून की एक पतली ताज़ा लकीर धीरे धीरे नीचे की ओर बह रही थी। झूमर ने फौरन अपना घूंघट ठीक किया और किसी परछाई की तरह अंधेरे में गुम हो गई। रात अब और गहरी हो चुकी थी। बाहर झींगरों की आवाज किसी डरावने संगीत की तरह लग रही थी। पास की झाड़ियों से किसी भूखे सियार के रोने की आवाज आई।
और तभी पंखों की फड़फड़ाहट के साथ एक काला उल्लू उसी गांव के पेड़ पर आ बैठा और अपनी मनहूस आवाज में हूंकने लगा। हर एक आवाज के साथ रघु का दिल और जोर से धड़क उठता था। लेटे लेटे अचानक रघु की नजर बाहर पेड़ पर पड़ी। बिजली की अगली चमक में उसे साफ दिखाई दिया। पेड़ की एक मोटी डाल से कोई इंसानी साया रस्सी के फंदे पर लटका हुआ धीरे धीरे झूल रहा था। रघु की चीख निकलने ही वाली थी कि रतन की शांत आवाज आई। क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? रघु ने कांपती नजरों से दोबारा बाहर देखा। वहां अब कुछ भी नहीं था। रतन ने रघु को पसीने में लथपथ देखा। उसकी आंखों में जरा भी हमदर्दी नहीं थी। वो बोला, लगता है अब आपको नींद नहीं आएगी। चलिए, वक्त गुजारने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रघु कुछ कहना चाहता था, मना करना चाहता था, पर उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। वो चुपचाप उठकर रतन के पास बैठ गया। रतन ने अपनी भारी आवाज में कहानी शुरू की। 3 साल पहले ठीक इसी जगह पर एक आदमी ने चाय की दुकान खोली थी। फिर उसने पास के गांव से एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। नाम था उसका झूमर। दुकान अच्छी चलने लगी, पर फिर शंकर नाम का एक आदमी रोज आने लगा। उसकी नजर दुकान पर कम और चायवाले की बीवी पर ज्यादा रहती थी। एक दिन चायवाला किसी काम से जल्दी बाजार से लौट आया। घर के अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और नफरत में वो अंधा हो गया। उसने पहले अपनी बीवी की गर्दन काट दी, फिर शंकर को इसी गांव के पेड़ पर रस्सी से लटकाकर मार डाला। और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने झोपड़ी में लालटेन फेंककर आग लगा दी और खुद भी उसी आग में जलकर खाक हो गया। कहानी खत्म होने तक रघु का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि वो कहाँ फंसा हुआ है। उसने आंखें बंद करके किसी तरह वो भयानक रात काटी। सुबह की पहली किरण के साथ ही तूफान थम चुका था। रघु ने एक पल भी गवाए बिना वहां से निकलने का फैसला कर लिया। उसने अंदर के कमरे के दरवाजे पर धीरे से आवाज दी, रतन भाई, मैं चलता हूं। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु ने और इंतजार नहीं किया। उसने सोचा, लौटते वक्त धन्यवाद कह दूंगा, और उसने तेजी से अपनी साइकिल उठाई और उस कीचड़ भरी सड़क पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही जब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ तो उसे एक भयानक ख्याल आया। पैसों का बैग। अरे, उसका पैसों का बैग जिसमें उसकी महीनों की कमाई थी, वो जल्दबाजी में उसे झोपड़ी के अंदर ही भूल आया था। ये सोचते ही उसके होश उड़ गए। वो उस खौफनाक जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था, पर पैसों के बिना गांव भी तो नहीं जा सकता था। आखिर में डर पर मजबूरी हावी हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से साइकिल वापस घुमाई। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह सीने पर चोट कर रहा था। वो तेजी से साइकिल चलाता हुआ उसी गांव के पेड़ के पास पहुंचा जहां रात में वो चाय की दुकान थी। लेकिन वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां सिर्फ एक जली हुई, काली पड़ चुकी झोपड़ी का ढांचा खड़ा था। दीवारें और छत सब जलकर राख हो चुके थे। ठीक वैसा ही जैसा रतन ने अपनी कहानी में बताया था। रघु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो पागलों की तरह चारों ओर देखने लगा। और तभी उसके ठीक पीछे से एक धीमी सरसराती हुई आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रघु डरते डरते पलटा। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, झूमर, और उसके हाथ में रघु का पैसों वाला बैग था। सुबह की उस साफ हवा में अचानक कच्चे खून की वही सड़ी हुई, मतली कर देने वाली बदबू भर गई। हवा का एक झोंका आया और उस औरत के चेहरे से पल्लू हट गया। रघु की आंखों के सामने झूमर का खून से सना भयावह चेहरा था, जिसकी कटी हुई गर्दन से अब भी ताजा खून बह रहा था। इस बार रघु की चीख भी नहीं निकल सकी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दुनिया उसकी नजरों के सामने घूमने लगी और वो अपना संतुलन खोकर अपनी साइकिल समेत वहीं कीचड़ भरी जमीन पर ढेर हो गया। तो उस सुबह के बाद रघु का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। क्या वो उस सदमे से कभी उभर पाया, या फिर उसकी रूह भी उसी जली हुई झोपड़ी के आसपास भटक रही है? कुछ सवालों के जवाब शायद हमेशा के लिए उस तूफानी रात के अंधेरे में ही दफन रहते हैं।